वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। चैप्टर 1 विवाह संपन्न हुआ। अब वर और वधू अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। पंडित जी ने मंडप पर बैठे जोड़े से कहा और हर तरफ तालियों की गूंज उठ गई। बेटी के माँ बाप की आंखें नम थीं। वर वधू खड़े हुए और अब वधू जैसे ही अपने माँ बाप के सीने से लिपटने के लिए आगे बढ़ी उसी पल, इतनी भी क्या जल्दी है वकील साहिबा। सहरे के पीछे छिपे दूल्हे की भारी आवाज को सुन उस लड़की के कदम ठिठक गए। कुछ वक्त पहले आंसू अपने माँ बाप से विदाई के लिए थे, पर अब उन आंसुओं की वजह कुछ और थी। वो लड़की झटके से दूल्हे की तरफ पलटी और अगले ही पल खींच के उसने दूल्हे का सेहरा निकाल दिया और बस इतना काफी था उसकी तबाही के लिए। दूल्हे के भेस में उसके आगे 27-28 वर्षीय वो शख्स खड़ा था जो उसके लिए एक भयानक ख्वाब था। उसके आंसू का कतरा बहकर गालों पर लौट गया और आंख फाड़े वो अपनी इस बर्बादी को देखती रही। सरप्राइज, 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 आखिरकार दूल्हा बोला और उसने अपने गले में पड़े गठबंधन को निकालकर जमीन पर फेंक दिया। सब भौचक्का रह गए। कैसा लगा मेरा धमाका? मिस मुस्कान सहाय। अरे नहीं नहीं, मिसेज मुस्कान आरव रहेजा, दूल्हे ने कहा जिसका नाम आरव रहेजा था। शादी की खुशियां मातम में पलट गई। मुस्कान की मां कविता भागते हुए आए और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। अचानक से हड़कंप कट गया। लड़के के माँ बाप बौखला चुके थे कि आखिर उनके बेटे की जगह ये शख्स क्या कर रहा। ये तो हमारा वरुण नहीं है। कहाँ है वो? और ये आदमी मंडप पे क्या कर रहा है? वरुण के पिता चीखे। इतने में मुस्कान के पिता वीरेंद्र आरव के पास आए। उनका खून खौल रहा था इस पल। आंखों में गुस्सा और लाचारी दोनों थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करने की? चिल्लाते हुए वो जैसे ही आरव पर हाथ उठाने को हुए उसी पल उसने वीरेंद्र की कलाई पकड़ ली। नहीं ससुर जी, ये गलती ना करना। एक बार आपकी बेटी ये गलती कर चुकी है और नतीजा आपके सामने है। उसकी आवाज में क्रोध साफ दिख रहा था। उसी वक्त पूरे हॉल में गोली चलने की आवाज सबके कानों में पड़ी। सभी आरव रहेजा के आदमी थी और सबके हाथ में बंदूकें थीं। अचानक से पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। कोई अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। आरव का एक खास आदमी साहूब चिल्लाया। इन सब शोर शराबे से परे इधर आरव की नजरें केवल मुस्कान पर थी, जो सदमे में खड़ी थी। एक झटके में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी उम्र 23 वर्ष थी। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब गया तो मुस्कान की मां कविता ने कसके अपनी बच्ची को खुद के आंचल में समेट लिया। दूर रहो, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ भी लगाया। याददाश्त कमजोर है क्या आपकी सासू माँ? भूल गई? कुछ देर पहले खुद आपने कन्यादान किया है अपनी बेटी का और अब आपकी बेटी मेरी पत्नी है। कहकर आरव ने झटके से मुस्कान को अपनी बाहों में समेट लिया। मुस्कान की आंखें लाल थीं। मजा आएगा वकील साहिबा, तुम्हें टूटते देख बहुत मजा आएगा, आरव ने उसकी जलती आंखों में देख कहा। आखिरकार तुमने अपनी असली औकात दिखा ही दी, मुस्कान नफरत से बोली। और अभी तो बहुत कुछ दिखना बाकी है। ये कहते ही आरव ने सभी के सामने मुस्कान के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये नज़ारा देख सबकी आंखें फैल गईं। मुस्कान के माँ बाप ने उसे बचाने की कोशिश जरूर की पर आरव के आदमियों ने उन्हें रोक लिया। उनकी नज़रें शर्म से झुक गईं अपनी बेटी को भरे समाज में जलील होते देख। और आरव बस उसके होंठों को चूमे जा रहा था। उसने मुस्कान की झटपटाती कलाइयों को अपने हाथ में थम लिया और बड़ी ही शिद्दत के साथ उसे चूमने लगा, मानो कोई फर्क ही पड़ रहा हो उसे वहां मौजूद भीड़ से। मुस्कान का चेहरा लाल पड़ गया और कुछ देर बाद उसने झटके से उसे अलग किया और अगले ही पल किसी बोरे की तरह उसे अपने कंधों पर टांग लिया। वो झटपटा उठी पर खुद को छुड़ा ना पाए। पीछे कविता और वीरेन चीखते और रोते रह गए अपनी बेटी के लिए। कविता तुरंत उसके पीछे भागी तो आरव के आदमी साहू ने बंदूक के निशाने पर उन्हें रोक लिया। एक झटके में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ चुका था। रात के लगभग 2 बजे गाड़ियों का एक लंबा काफिला एक बंगले के आगे आकर रुका, जिनमें से एक थार से आरव मुस्कान को लेकर बाहर निकला। उसने इस वक्त काली कमीज और ब्लू जीन्स पहनी थी। कसा हुआ मजबूत शरीर, अच्छा खासा कद और सख्त मगर आकर्षक चेहरा। मुंह पर हल्की हल्की बियर्ड और आवारा से बिखरे बाल जो उसके माथे पर झूलते थे। कोई लड़की क्यों ना दिल हारे उस पर, मगर जो चीज बाहर से खूबसूरत हो जरूरी नहीं अंदर से भी हो। और यही बात आरव रहेजा पर लागू होती थी। दिखने में हीरो की तरह लाजवाब था मगर काम विलन से भी बदतर। इधर आरव मुस्कान की बाहें पकड़ मुस्कान को घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। वो फिर पीछे की ओर खींचने लगी तो आरव ने फिर उसे अपने कंधों पर टांग लिया। अथाह खूबसूरत लग रही थी वो, पर चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था। तीखे नैन नक्श, आरव के कंधे तक आता कद, पतला छरहरा सा गोरा बदन। हर मामले में आरव को टक्कर देने का दम था उसमें। यहाँ अंदर आकर आरव ने बेरहमी से मुस्कान को जमीन पर पटक दिया जिस वजह से उसकी कमर में गहरी मोच आ गई। वो दर्द के मारे कराह उठी मगर अभी तो शायद उसके दर्द की शुरुआत भर थी क्योंकि आगे उसे ना जाने किन किन चीजों से होकर गुजरना था।
रावण की लंका में तुम्हारा स्वागत है सीता। आरव ने ये वाक्य इतने भयानक लहजे में कहा था कि मृणाली डर से कांप उठी। रावण की लंका में तुम्हारा स्वागत है सीता। आरव ने ये वाक्य इतने भयानक लहजे में कहा था कि मृणाली डर से कांप उठी। लाल जोड़े में सजी मृणाली आरव के पैरों पर पड़ी थी और अपनी आंसू से सनी आंखों से आरव को देख रही थी। तभी आरव उसे घूरते हुए उसके पास जाकर एड़ी के बल बैठ गया और अगले ही झटके में उसने मृणाली के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। आहा, वो दर्द के मारे चीख उठी। चिल्लाओ सीता, और चिल्लाओ, कोई नहीं है यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला। इतना कहकर उसने वहां खड़े अपने आदमी साहू को देख कहा, क्यों रे साहू, कैसी लगी तुझे तेरी भाभी? अगर तूने इससे शादी की है तो बिल्कुल तेरे लायक है आरव। साहू का जवाब सुन आरव जोरों से हंसने लगा। वहां खड़े 10 आदमी मृणाली का तमाशा बनते देख रहे थे। इधर आरव ने अपनी पकड़ मृणाली के बालों पर और मजबूत कर दी तो वो रो पड़ी। मत करो, दर्द होता है, वो तड़पते हुए बोली। ये तो बहुत मामूली दर्द है सीते, अभी तो तुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि तू इतनी जल्दी टूट जाएगी, पर देख, आज तू मेरे पैरों में पड़ी मुझसे अपनी जिंदगी की गुहार लगा रही है। इसी को कहते हैं वक्त। कल तेरा था, आज मेरा है। और आखिरकार मृणाली दर्द में ही सही पर आरव को ललकारते हुए बोली, तुम बुजदिल हो आरव। मुझे बर्बाद करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि ये साबित हो चुका है कि तुम एक नामर्द हो जिसने 10 कुत्ते पाल रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। एक लड़की से बंदूक की नोक पर शादी करके तुम खुद की जीत का जश्न मना रहे हो। अरे थूकटी हूं मैं तुम पर और तुम्हारी खोखली जीत पर। मृणाली का कहना भर था कि आरव ने खींचकर एक तमाचा उसके गालों पर जड़ दिया और इसी तरह एक के बाद एक कई तमाचों की छाप उसके गोर गालों पर छोड़ता गया। मृणाली की हालत बेहोशी से भरी हो चुकी थी। आखिर थी तो वो एक लड़की ही, भले ही मन से मजबूत हो पर तन की मजबूती में आरव के आगे उसका जोर नहीं चल पाया। मर्दानगी क्या होती है ये मैं तुझे आज बताऊंगा, कहकर उसने झटके से उसे अपने कंधे पर टांगा और ऊपर कमरे में ले जाने लगा। उसके सभी आदमी खड़े ये तमाशा बड़े ही आराम से देख रहे थे। ऊपर ले जाकर आरव ने मृणाली को बेड पर पटक दिया तो वो डर के मारे पीछे खिसकने लगी। इतने में ही आरव ने उसके पैरों को पकड़ लिया और खुद के करीब खींचते हुए उसके ऊपर चढ़ गया। जानती हो, त्रेतायुग में रावण की लंका में तो सीता की इज्जत पर आंच तक नहीं आई थी, पर ये कलयुग का रावण है। ये तुम्हारा चीरहरण भी करेगा और तुम्हें सबके सामने बेआबरू भी। बस देखती जाओ। मुस्कान ने हिम्मत जुटाकर आरव को खुद से दूर धकेला और बेड से उठकर खड़ी होकर दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर दरवाजा ना खुला। वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी, क्योंकि शायद भूल चुकी थी कि यहाँ उसकी मदद करने दूर दूर तक कोई नहीं आने वाला। उसे यूं तड़पते बिलखते देख आरव जानवरों की तरह हंसने लगा। वो अब भी बेफिक्र पीठ के बल बिस्तर पर लेटा था और यहाँ मुस्कान भागने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कोशिश जारी रखो सीता, तुम्हें तड़पते देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ये कहकर आरव अब बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और मृणाली की ओर बढ़ने लगा। उसे अपने करीब आते देख वो डर से खुद में ही सिमट गई और कांपते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। आरव उसकी हर बात को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम उसके करीब बढ़ता रहा और आखिरकार वो उसके एकदम पास आ खड़ा हुआ तो मुस्कान उससे दूर भागने लगी, मगर उससे पहले ही आरव ने अपना पैर उसके जमीन में लथिर रहे दुपट्टे पर रख दिया, जिस वजह से उसके कदम अपने आप ठिठक गए। वो मुड़ी और उसने अपना दुपट्टा छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा ना हुआ। आरव ने अब वो दुपट्टा अपने हाथ में भर लिया और एक झटके में उसे खींचकर उसके बदन से अलग कर डाला। नहीं, वो चीख उठी। आरव ने तेजी से उसकी कलाई को थाम लिया और घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से चिपका लिया। वो केवल एक ब्लाउज और लहंगे में थी और उस वक्त दोनों का चेहरा सामने लगे बड़े से शीशे में दिख रहा था। आरव ने पीछे से अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी और शीशे के द्वारा उसका चेहरा देखने लगा। डरी सहमी मुस्कान उसकी बाहों में खड़ी थी। आरव ने एक हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ उसके पेट पर उन हाथों को मजबूती से थाम रखा था। लहंगे और ब्लाउज के बीच झलकता हुआ उसका गोरा पेट, तेजी से सांसें लेने के कारण बार बार उठता उसका उभार, पतली सुराही सी गर्दन और इन सबसे परे उसकी कहरधाटी सूरत, भला कोई क्यों न पागल हो उसे देख। आरव ने अपने दूसरे हाथ को उसकी नाजुक बाजुओं पर चलाते हुए कहा, हद से ज्यादा हसीन हो तुम, तुम्हें तो मैं अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता था, पर यह मंजूर नहीं हुआ तुम्हें, तो अब देखो लाचार खड़ी हो मेरी बाहों में, बिल्कुल बेसहारा। मत करो ये आरव, एक थप्पड़ की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मुस्कान रोते हुए बोली, तुम गलत हो मिसेज रहेजा, एक थप्पड़ के लिए तो मैं कभी इतनी नीच हरकत नहीं करूँगा, इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। आरव की इस बात पर मृणाली हैरानी से उसे शीशे में देखने लगी। मतलब क्या है तुम्हारा? अगर ये थप्पड़ का बदला नहीं है तो क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? वक्त रहते मैं खुद तुम्हें सब बताऊंगा, पर अभी तो इस रात को मुकम्मल करने की बारी है। सीता, मुस्कान का शरीर कांप उठा जब आरव ने कहा, कपड़े उतारो अपने। उसका दिल धक रह गया ये सुनकर। वो एक बार फिर उससे छूटने के लिए कसमसा उठी तो आरव ने अपनी पकड़ हद से ज्यादा मजबूत कर दी उस पर और धीरे से उसके कान में झुककर बोला, मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से में बस जाना चाहता हूँ मुस्कान से, और वो भी तुम्हारी मर्जी से।
नहीं, मेरी मर्जी के साथ तुम कभी मुझे नहीं हासिल कर पाओगे, कभी भी नहीं, वो चीख उठी। उसकी बात सुन आरव हंस पड़ा और फिर कुछ देर की शांति के बाद धीरे से बोला, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है ना? कैसा लगेगा तुम्हें अगर मेरे ये आदमी आज रात उसे कच्चा चबा जाए? ये सुन मुस्कान का दिमाग सुन्न पड़ गया। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में तुम्हें अंदाजा तक नहीं है मिसेज रहेजा। प्लीज प्लीज मत करो ये। वो अब हिम्मत हार कर बिलक पड़ी, पर उसके आंसू तो मानो सुकून थे आरव के लिए। अब अगर तुम्हारी जबान से एक शब्द और तुम्हारी आंखों से एक आंसू भी निकला तो अपनी बहन के आंसू देखने के लिए तैयार रहना। मृणाली ने कसकर अपनी आंखें भींच ली और अब छोड़ दिया उसने खुद आरव बाहों में। उसकी इस हरकत पर आरव मुस्कुराया और अब धीरे से दूर हटकर उसी शीशे के द्वारा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। अब वो धीरे से उसके करीब आया और उसे बिना छुए ही पीछे से उसकी गर्दन के करीब झुककर उसने मृणाली के बदन से उठ रही मीठी सी खुशबू को अपनी सांसों में भरने लगा। उसकी हरकत पर वो सिहर उठी, जबकि अभी तो उसने छुआ भी नहीं था उसे, पर अगले ही पल उसके हाथ आगे आए और धीरे से उसने मृणाली के खुले पेट को अपने हाथ से छू लिया। एक हाथ आरव का उसके पेट पर था और दूसरे हाथ से वो उसकी पीठ सहलाते हुए ब्लाउज की डोरी खोलने लगा। वो भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी अपने आंसू ना रोक पाए। वही आरव के हाथ लगातार उसकी पीठ पर हरकत कर रहे थे, जिस वजह से मुस्कान से सिक उठी, तो वही अब आरव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दूसरे हाथ से उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे गिराया और अगले ही पल उस पर अपने धधकते होंठ रख दिए। उस एक लम्हे में मृणाली का पूरा बदन जकड़ गया। उसने कसकर अपनी आंखें भींच ली और अपने लहंगे को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया, तो वही आरव लगातार उसके मुलायम कंधे को चूमे जा रहा था। इतने में मृणाली का ब्लाउज पीछे से पूरा खुल चुका था। अब बस एक झटका और वो उसके तन से अलग हो गिरता। आरव गहराई से उसके कंधे को चूमते हुए अब गर्दन चूमने लगा। वो धीरे से उसे मिरर में देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाने लगा। जैसे जैसे उसके हाथ ऊपर बढ़ रहे थे वैसे वैसे मृणाली की धड़कनें बढ़ रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी ये सब देखने की, इसलिए कब से वो आंखें नीचे खड़ी थी। तभी आरव ने अपने हाथ को रोक लिया और धीरे से उसके कान में कहा, आंखें खोलो मनी। मनी। उसके मुंह से मनी सुन मृणाली का रोम रोम कांप उठा। पल भर में उसके दिमाग में वो सारी यादें कौंध गईं जब वो उसे मोहब्बत से मनी कहकर पुकारता था। पर आज हालात कितने अलग थे। मैंने कहा, आंखें खोलो, मैं चाहता हूं तुम खुद अपनी आंखों से खुद को मेरा होता हुआ देखो। हर तरह से मृणाली के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने धीरे से अपनी आंसुओं से भरी पलकें उठाकर आरव को मिरर में देखा, तो अगले ही पल आरव ने तुरंत उसकी नाजुक गर्दन को अपने हाथों में भर लिया। आरव ने इस वक्त कसके मृणाली की गर्दन पर अपने हाथ का दबाव बना रखा था। दर्द हो रहा है, वो तड़प कर बोली। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। आरव मुस्कुराया और जोर से उसकी गर्दन मसलते हुए बोला, अब ये दर्द ही तुम्हारी जिंदगी का साथी बनने वाला है मनी। बर्दाश्त करना सीख जाओ इसे। उसका एक हाथ अब मृणाली की गर्दन से हटकर ऊपर कंधे की ओर बढ़ने लगा। तुझे पाने की तड़प परसों से थी मुझे, मोहब्बत से तुझे बाहों में भरा चाहा था, पर तुझ जालिम को मेरी नफरत रास आए। कहकर अगले ही पल झटके से उसने मुस्कान के सीने पर ढके ब्लाउज को खींचकर निकाल फेंका। उसका नग्न सीना शीशे में दिखने लगा। आरव की नजरें उस पर टिकी थीं और मुस्कान अब खुद को ही यूं देखने के काबिल ना बची। उसका दिल कांप उठा और तुरंत वो पलटकर आरव के सीने में जा छिपी। अब उसकी गोरी पीठ शीशे में दिख रही थी और वो आरव के सीने में दुबक कर खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसने कसके आरव की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और खुद अपना सर उसके सीने पर टिकाकर टूटकर रो पड़ी। इस वक्त आरव के चेहरे पर सिलवटें पड़ने लगी। वो शीशे में ही मृणाली को सिसकते हुए देख पा रहा था। ना जाने क्यों पर उसे यूं देख खुद आरव के सीने में भी दर्द सा उठा, पर अगले ही पल उसने खुद के उमड़ते हुए जज्बातों पर काबू किया और मृणाली को तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर उसे बिस्तर पर पटक दिया। अचानक से की गई उसकी इस हरकत पर मृणाली सकपका उठी और तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों से खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी। आरव कुछ पल तक उसे बिना किसी भाव के देखता रहा और फिर धीरे से उसके ऊपर आ गया। अपने बदन को ढक रही मृणाली के हाथों को उसने अपने एक हाथ में भर लिया और तुरंत उन्हें हटाकर मुस्कान के सर के ऊपर कर दिया। मृणाली का चेहरा लाल पड़ चुका था। उसे आरव की नजरें बर्दाश्त नहीं हो रही थी खुद पर, इसलिए तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। रोती क्यों हो मनी, आना तो तुम्हें मेरी ही बाहों में था। मोहब्बत से ना सही पर नफरत से ही सही। कहते ही आरव ने उसके होंठों को अपने होंठों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगा। उसका नाजुक बदन आरव के भारी भरकम शरीर के नीचे दबा था। वो सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, पर आरव उसे छोड़ने को राजी नहीं हुआ और अपना दूसरा हाथ वो उसकी पतली सी कमर पर फिराने लगा। मृणाली उसकी हर छुअन से सिहरती जा रही थी और इससे भी बढ़कर उसे नफरत हो रही थी अपने अंदर जग रहे एहसासों से। ये वो एहसास थे जहां सिर्फ और सिर्फ उसे आरव का ही छूना गवारा था। ये वो एहसास थे जिनमें वो टूटकर समा जाना चाहती थी उसमें, और उसे इन्हीं एहसासों से नफरत हो रही थी क्योंकि वो मार देना चाहती थी अपने हर उस एहसास को जिसमें उसे आरव की छुअन रास आए। वही आरव वो बस उसे शिद्दत के साथ चूमे जा रहा था और अगले ही पल अब उसकी कठोर उंगलियां मृणाली के कोमल से बदन पर रेंगने लगी।
मृणाली का रोम रोम कांप उठा। एक तरफ उसका शरीर आरव की छून में पिघलना चाहता था तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन सिर्फ और सिर्फ नफरत करना चाहता था। दिल और दिमाग की जंग चल रही थी उसके भीतर। वही आरव ने अब उसके होंठों को रिहा कर गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। हाथ अब भी उसके बदन पर थिरक रहे थे। जिसके बाद वो कुछ पल के लिए रुका और अब उसके ऊपर से उठकर मुस्कान के कोरे बदन, उसकी फूलती हुई सांसें और शर्म से झुकी नजरों को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। शर्ट खुलते ही तुरंत उसे उतार फेंका और इस दफा अपने होंठ सीधे उसकी गर्दन पर रख दिए। वो लगातार उसके जिस्म पर अपने होंठों की छाप छोड़े जा रहा था और दूसरे हाथ से उसके भारी भरकम लहंगे को कमर से उतारने लगा। कुछ ही पलों में उसका लहंगा जमीन पर पड़ा था और अब मृणाली की कमर पर मात्र एक कपा था। उसके सामने नग्न लेटी थी वो। आरव कुछ पल के लिए उसे गहराई से देखने लगा, मानो अभी किसी भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ेगा उस पर। वही मृणाली किसी भी तरह खुद को छिपा लेना चाहती थी पर वो हिल तक नहीं पा रही थी क्योंकि आरव के पैर उसकी कमर को अपने बीच फंसाए थे और उसके सख्त शरीर का भार पतली सी मृणाली पर था। वो अब उसकी गर्दन को चूमते हुए नीचे तक का सफर तय करने लगा और आखिर में छोटी सी नाभि पर अपने होंठ टिका दिए और बेतहाशा चूमने लगा। हाथ धीरे धीरे मृणाली की मखमली त्वचा को सहला रहे थे और एक बार फिर ऊपर आकर उसके होंठों को कैद कर लिया। इस बार आरव की किस में अलग सा जुनून था। हर बीतते पल के साथ उसका दबाव बढ़ता ही जा रहा। हाथ अपना काम कर रहे और होंठ अपना। कुछ पल बीते ही थे कि तभी उसकी जीन्स में पड़ा फोन अचानक से बज उठा। जहां कुछ देर पहले उस कमरे में केवल उनकी सांसें और मृणाली की सिसकियां गूंज रही थी, वही अब फोन की आवाज गूंज उठी। पर इन सब से आरव को मानो कोई फर्क ही ना पड़ा। वो तो बस उसके होंठों को खाए जा रहा था। कुछ देर बाद फोन की आवाज शांत हो गई और एक बार फिर उनके आपस में लिपटे होंठों की आवाज ने कमरे में जगह बना ली। लेकिन तभी एक बार फिर फोन बज उठा। आरव ने एक बार फिर अनसुना कर दिया और जब तीसरी बार फोन की घंटी उसके कानों में पड़ी तो इस बार वो गुस्से से भर उठा। मृणाली के ऊपर यूं ही झुके हुए उसने फोन उठाया और अगले ही पल गाली देते हुए चिल्ला उठा। उसकी आवाज सुन मृणाली भी सहम उठी। साले और हैशट, अगर ये कोई जरूरी बात नहीं हुई तो मरने के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ उसका आदमी बोला, भाव, बात बहुत जरूरी है। उसने सारी बात आरव को बताई जिसे सुन उसके चेहरे के भाव बदल गए। गाड़ी तैयार रख, कहकर उसने फोन काट दिया और तुरंत उस फोन को बेड पर फेंकते हुए एक दफा फिर मुस्कान के होंठों को अपने मुंह में भर लिया। मुस्कान के होंठ दर्द होने लगे थे अब तक। वही आरव ने अब ना चाहते हुए भी उसके लबों को आजाद किया और गहरी सांसें लेने लगा, मानो वो खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। शरीर इस वक्त गर्म हो चुका था। ना जाने कैसे खुद को रोका और धीरे से उसके होंठों से खुद के होंठ टकराते हुए बोला, तू मेरी हो चुकी है मनी, हर रूप में, और अब जो भी फासला बचा है तुझे पूरी तरह से मेरा करने में, उस फासले को भी ये आरव रहेजा बहुत जल्द मिटा देगा। कहकर वो तुरंत उससे अलग हुआ और अपनी शर्ट और फोन उठाकर बेड पर पड़ा कंबल उसके कोरे बदन पर फेंक दिया और अब बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। वही मृणाली अब भी बेजान सी बिस्तर पड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या उसके साथ। एक पल में आरव तूफान की तरह उसके इतने नजदीक आया और अगले ही पल आंधी की तरह उससे दूर भी हो गया। वो जा चुका था पर अब भी उसे अपने शरीर पर उसकी छून महसूस हो रही थी। ये महसूस कर उसके दिमाग में आरव के कहे वो शब्द गूंज उठे, एक दिन तुम्हें इतना चाहूंगा मनी कि तुम्हारे जिस्म के जर्रे जर्रे में बस जाऊंगा। ये याद आते ही मुस्कान की आंखों से आंसू छलक उठे। उस वक्त कितनी मोहब्बत थी उसकी आवाज में, और वाकई वो आज उसके जिस्म के हर कोने में बस चुका था। पर फर्क सिर्फ इतना था, यह एहसास मोहब्बत से नहीं बल्कि नफरत से भरा था। सिर्फ नफरत। आरव तेजी से उतरता हुआ नीचे आया और साहू से बोला, क्या बवाल है ये साहू, तूने जो किया है वो कोई मामूली काम है क्या? अरे तूने किसी गली की लड़की से नहीं बल्कि मृणाली सहाय से शादी की है, वो भी जबरदस्ती। और वो कोई मामूली लड़की नहीं है, ये बात तू भी अच्छी तरह जानता है कि अच्छी खासी लोअर वकील है वो। आवाजें तो उठनी ही थीं। साहू गुस्से में बोला तो आरव का पारा चढ़ गया। उसने तुरंत साहू का कॉलर पकड़ उस पर चीखते हुए कहा, तो मैं कोई दो कौड़ी का गुंडा मवाली हूँ क्या? आरव रहेजा नाम है मेरा, पूरे बिहार में मेरे नाम का सिक्का चलता है और इन उठती आवाजों को शांत करना बखूबी आता है मुझे। तो फिर क्या करेगा? हाँ, फिर से गोलियां चलाएगा, फिर से खून बहाएगा। पर इसका अंदाजा है तुझे कि इन सब के बाद मालिक पर क्या असर पड़ेगा? साहू भी उतनी ही तेज चिल्लाया। आरव ने अब झटके से उसकी कॉलर को छोड़ा और अथाह क्रोध के साथ कमर पर खुरसी बंदूक निकाली और लगातार धाड़ धाड़ हवा में गोलियों की बरसात कर दी। वो इस वक्त गुस्से में तप रहा था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, तू अभी बाहर का मामला ठंडा कर, सुबह होने तक मैं सब संभाल लूंगा। और कैसे समेटेगा तू ये रायता? साहू का सवाल सुन आरव ने अपनी ठंडी नजरों से उसे देखा, जिन्हें देख एक पल को साहू भी दब गया। मुझे ज्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं साहू, चल तुरंत अपने काम पर लग, आरव ने कहा तो साहू ने अब कोई बहस नहीं की और बिना एक पल गवाए चला गया। सुबह के वक्त इस वक्त एक वीमेन गो में काफी तनाव भरा माहौल था और वहीं पर कई लोगों के साथ मृणाली का परिवार था।
साहू वहां पहले से ही अपने आदमियों के साथ मौजूद था और सभी लोग बेसब्री से आरव और मृणाली के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सबसे किनारे हटकर उसने किसी को फोन लगाकर कहा, किधर रह गया तू? यहाँ सब लोगों ने जान खा रखी है मेरी। मीडिया को तो जैसे तैसे संभाल लिया मैंने, पर इन्हें कब तक संभालूं? दूसरी तरफ आरव बोला, आ गया हूं, अंदर आ तू। कहकर उसने फोन रख दिया तो साहू तुरंत अंदर गया और फिर उसने देखा दरवाजे से आरव और मृणाली अंदर आ रहे थे। आरव ने इस समय सफेद रंग की कमीज और नीचे नीले रंग की जीन्स पहनी थी। शर्ट की बाहें कोहनी तक मुड़ी हुई थी जिसमें से उसकी तनी हुई हाथ की नसें साफ दिख रही थी। उधर जैसे ही मुस्कान के परिवार की नज़र मुस्कान पर पड़ी तो सबकी आंखों में आंसू उतर आए। उसकी मां कविता उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी जो उसके गोरे बदन पर बेहद खिल रही थी, बालों का जूड़ा और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी के साथ मांग में ढंग से भरा हुआ आरव के नाम का सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, कलाइयां लाल चूड़ियों से भरी हुई थी। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को इस रूप में देखने का, पर यहाँ हालात एकदम विपरीत थे। कविता और वीरेंद्र दुख से भर गए उसे यूं देख। इतने में मृणाली की छोटी बहन अनिका दौड़ते हुए उसके गले जा लगी। उसकी आंखों में आंसू थे पर मृणाली सीधी खड़ी रही और फिर कुछ पल बाद उसकी आंखों में भी नमी उतर आए और कसकर उसने अपनी बहन को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद अनिका उससे अलग होकर बोली, हम आपको कुछ नहीं देंगे दी, देख लेना, आप आज इस कैद से आज़ाद जरूर होंगी। कहकर उसने अपनी नफरत भरी नजर आरव पर डाली। तभी कविता और वीरेंद्र उसके पास आए और उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को आरव से दूर खड़ा कर लिया। फिर कविता ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? इसने कहीं कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आखिरकार मृणाली ने कुछ कहा और फिर धीरे से कविता से अलग होकर उनके आंसू पोंछते हुए बोली, आप कैसी हैं? तेरे बिना हम कैसे हो सकते हैं बेटा? कहते हुए वीरेंद्र ने प्रेम से मृणाली के सर पर हाथ फेरा। पर अब हम तुझे ये सब और बर्दाश्त नहीं करने देंगे। अब तू सब कुछ बता दे इन लोगों को और चल हमारे साथ। वीरेंद्र की बात पर मृणाली हैरानी से उसे देखने लगी। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप पापा? मृणाली की इस बात पर कविता तुरंत बोली, कहाँ मतलब क्या है तेरा? हम लोग अब अपने घर चलेंगे बेटा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अब मेरी शादी हो गई है, पत्नी हूँ मैं किसी की, भला कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊं? अब तो मेरा घर भी वही है जहां आरव रहेंगे। मृणाली के मुंह से ये सब सुन सबको धक्का सा लगा। वही कविता और वीरेंद्र का शरीर ढीला पड़ गया और इधर आरव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। तो वही मुस्कान की अटपटी बातों को सुन वहां मौजूद हर शख्स हैरान था। तभी कविता उसे झकझोराते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है मीरू? और ये क्या शादी की रट लगा रखी है तूने? गलत क्या कह रही हूँ मैं माँ? यही तो सच है कि अब मैं पत्नी बन चुकी हूँ किसी की, तो भला अपने पत्नी होने के फर्ज से कैसे पीछे हट जाऊं? इतने में अनिका चिल्लाते हुए बोली, शूट उप दी, ये क्या बकवास कर रही हो आप? मैं जानती हूँ कि ये सब आप अपनी मर्जी से नहीं कह रही, बल्कि इस आरव ने आपको डराया धमकाया है। पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम सब आपके साथ हैं। तभी वहां एनजीओ की एक उम्रदराज कार्यकर्ता आकर बोली, तुम्हारी बहन बिल्कुल सही कह रही है मृणाली, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम सब हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, बस सब कुछ सच सच बता दो और रिहा हो जाओ उस नरक से। बस कीजिए आप लोग। जिसे आप लोग नरक कह रहे हैं वो मेरा ससुराल है और अब से वही मेरा असली घर है। मुस्कान का इतना कहना भर था कि तभी कविता ने खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा जड़ दिया। बस कीजिए आप लोग। जिसे आप लोग नरक कह रहे हैं वो मेरा ससुराल है और अब से वही मेरा असली घर है। मुस्कान का इतना कहना भर था कि तभी कविता ने खींचकर उसके गालों पर एक तमाचा जड़ दिया और उसे जोर से झकझोरते हुए कहा, यहाँ हम लोग कल रात से मरे जा रहे हैं तेरे पीछे, और तू है कि हमारी चिंता को बकवास कह रही है? पागल हो गई है तू? वीरेंद्र ने कविता को मुस्कान से अलग किया और उन्हें समझाते हुए कहा, शांत हो जाओ कविता, ये जो कुछ भी कह रही है वो शब्द हमारी बेटी नहीं बल्कि इस अश्वात रहेजा के हैं। इसने जरूर मजबूर किया है उसे ये सब कहने के लिए। आरव, जो कब से खड़ा होकर ये तमाशा देख रहा था, अब उसकी नज़र सिर्फ मृणाली के गालों पर थी जिस पर कविता के थप्पड़ की वजह से उंगलियों के लाल निशान पड़ चुके थे। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और अगले ही पल सबके सामने मुस्कान को उन लोगों से दूर खींचकर खुद की बाहों में भर लिया। ये देख सबकी आंखें फैल गईं। शायद तुम सबको तुम्हारे सवालों का जवाब मिल चुका है, और अब जब मेरी पत्नी खुद इनकार कर रही है आप लोगों के साथ जाने के लिए, तो यहाँ किसी का हक नहीं बनता उससे जबरदस्ती करने का। उसकी इस बात पर अनिका छूटते ही बोली, जबरदस्ती तो तुमने की है मेरी दी के साथ। उससे जबरदस्ती शादी की है और जबरदस्ती ही उसे पास रखना चाहते हो। कहकर तुरंत अनिका ने मृणाली को उससे दूर कर लिया। वो उसकी बाहें थामकर आराम से बोली, दी प्लीज, डरना बंद करिए, हम सब आपके साथ हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। क्या तुम्हें सच में मैं डरने वालों में से लगती हूँ अनिका? मुस्कान ने कहा तो अनिका की पकड़ उस पर से ढीली होने लगी। अब मृणाली ने अपने आंसू पोंछे और ऊंची आवाज में सबको देखते हुए बोली, और आप सब भी कान खोलकर सुन लीजिए।
मुझे मेरे पति के खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करवानी है, क्योंकि हमारी शादी चाहे जैसे भी हालतों में हुई हो, पर सच है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। मृणाली ने जैसे ही ये कहा तो वहां कविता का शरीर ढीला पड़ गया। वो सदमे से गिरने को हुई, पर वीरेंद्र ने उन्हें थाम लिया और वहीं अनिका अब भी उसकी बातें मानने को तैयार न हुई। दी मत करिए ये सब, आप आज अपने होंठों से सब बर्बाद करने पर तुली हैं। आपके पास अभी मौका है इस घुटन भरी शादी से आज़ाद होने का। प्लीज़ इस मौके को मत गवाए, प्लीज़। ये तू क्या कह रही है अनिका? वो भी सब जानते हुए? तुझे तो सब पता है कि मैं पहले से ही आरव को चाहती थी और वरुण से शादी। वो शादी भी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही थी, पर अब जब किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया है आरव का साथ पाने का, तो मैं क्यों न अपना रिश्ता उजाड़ूं। सच तो ये है कि ये शादी भले ही जबरदस्ती हुई, पर अब मैं खुद रहना चाहती हूँ इस जबरन शादी में। मैं अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ और इस बात में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुस्कान अपनी बात खत्म कर ही पाई थी कि तभी गुस्से में भभकाते हुए वीरेंद्र ने उसे जोरदार थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया, पर इससे पहले वो उसे छू भी पाते कि तभी बीच में ही आरव ने उनकी कलाई को पकड़ लिया। नहीं ससुर जी, कुछ देर पहले मेरी प्यारी सासू माँ ये गलती कर चुकी हैं, पर अब आप ये गलती मत दोहराइए, अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर क्या किया है तुमने मेरी बेटी के साथ? मैं जानता हूँ कि मजबूर किया है तुमने उसे। वीरेंद्र क्रोध के साथ बोले, आपकी बेटी ने खुद कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है, और ये बात अब भी जानते हैं कि वो उस लड़के से शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, तो फिर बस बात खत्म होती है। इसके बाद गांव में सभी लोगों को देखते हुए मुझे लगता है कि अब हमारा यहाँ रुकने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब मेरी पत्नी खुद मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहती तो आप सब भी कोई नहीं होते पति पत्नी के बीच में पने वाले। कहकर वो अब मृणाली के पास आया और किनारे से उसके कंधे पर हाथ रख बोला, चलें। मृणाली ने भी धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और एक आखिरी बार कविता और वीरेंद्र के पास आकर बोली, मैं सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ माँ, प्लीज आप सब अब आरव के खिलाफ जाना बंद करिए। तो मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लो दी। पीछे से अनिका की आवाज उसके कान में पड़ी। अगर तुम सच में ये सब अपनी मर्जी से कर रही हो तो आज के बाद हम लोगों के लिए मर चुकी हो तुम। अनिका की बात पर मृणाली कुछ न बोली, पर उसके होंठों पर एक दर्द भरी मुस्कान तैर गई। इतने में आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली और अब बिना एक पल गवाए उसे लेकर वहां से चला गया। कुछ ही पलों में आरव मृणाली को बाहर लेकर आया और तुरंत उसे अपनी थार में बिठा दिया। इस वक्त उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। वो साहू के पास गया और उससे थार की चाबी लेते हुए बोला, तुम लोग पीछे दूसरी गाड़ी से आओ, मैं अकेले जाऊंगा उसके साथ। उसकी बात पर साहू मुस्कुराया और उसे गाड़ी की चाबी देते हुए बोला, साले बहुत हरामी है तू। आरव ने इस पर कुछ नहीं कहा और चाबी लेकर आगे ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने एक नज़र बगल में बैठी मृणाली को देखा, जो इस वक्त सर झुकाए बैठी थी, पर जैसे ही आरव ने गाड़ी चालू की वो फूट कर रो पड़ी। आरव उसे पूरी तरह से अनदेखा कर अपनी ड्राइविंग पर ध्यान लगाए रहा, पर कुछ दूरी पर आकर उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी और अगले ही मिनट बिना एक पल गवाए मृणाली को खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और पलक झपकते ही उसके होंठों को अपने मुंह में कैद कर लिया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। आरव की इस हरकत पर मृणाली स्तब्ध रह गई और अगले ही पल उसने होश में आते हुए आरव को खुद से दूर करना चाहा, पर आरव ने ऐसा होने ना दिया और उसे कमर और पीठ से पकड़कर खुद के और अधिक करीब कर लिया। अब वो बिना किसी बाधा के मृणाली के होंठों को चूमे जा रहा था। वही मृणाली थक चुकी थी अपने हाथ पांव चलाते हुए, पर आरव को ना रोक पाए। उसे तो बस लगातार उसके सख्त होंठों की छुअन अपने मुलायम लबों पर महसूस हो रही थी, जो कि गीले हो चुके थे, और आरव उसे हर हद तक चूमता ही जा रहा था। ना जाने कितनी लंबी थी ये किस। जहां आरव को पल भर की महसूस हुई तो वही मृणाली के लिए मानो सदियां सी बीत गई। जब उसने धीरे से उसके होंठों को रिहा किया तो देखा मृणाली की पूरी लिपस्टिक छूट गई है। होंठों पर अब भी गीलापन था, जो कि आरव को हद से ज्यादा भा रहा था। मृणाली की रो रोकर लाल हो चुकी पलकें अब भी झुकी थीं। तभी साइड में एक गाड़ी आकर रुकी, जिनमें साहू और उनके आदमी बैठे थे, जिन्हें देख मृणाली शर्म से लाल पड़ गई। उसने आरव की गोद से उठना चाहा, पर आरव ने ऐसा होने ना दिया और उसकी कमर पर मजबूती से हाथ रख उसे यूं ही बिठाए रहा। तभी साहू उन्हें देख आरव से बोला, ये रोमांस घर जाके कर लियो, अभी लेट हो रहा है अपने को, जल्दी चल। कहकर साहू ने फिर से गाड़ी का गियर डाला और आगे बढ़ गया। वही आरव अब भी यूं ही बैठा था और अब वो उसके गालों को एक हाथ से सहलाते हुए, तुझे अंदाजा भी है मेरे नाम के सिंदूर और मंगलसूत्र में तू कितनी खूबसूरत लग रही है, मनी मन कर रहा है अभी के अभी तुझे। वो इससे आगे कुछ भी कह पाता कि तभी मृणाली ने उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया, मानो वो समझ चुकी हो कि वो अब क्या कहने वाला था। आरव ने उसे देखते हुए उसका हाथ अपने होंठ से हटाया और उसी हाथ को चूमते हुए बोला, आज तुम हवेली चल रही हो जहां मेरा पूरा परिवार है, और याद रखना कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हारी सोच से ज्यादा बदतर होगा। मृणाली की आंखें एक बार फिर दर्द से भर उठी। आज तुमने मुझे मेरे ही परिवार के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैंने क्या किया? अरे किया धरा तो सब तुम्हारा है, मानना पड़ेगा। क्या एक्टिंग करती हो? एक पल को तो मुझे भी यही लगा कि तुम सच में। कहते हुए अचानक से वो रुक गया।
मृणाली समझ गई कि वो क्या कहने वाला था, तो उसने तुरंत उसे नफरत से देखते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना कभी कर पाऊंगी। और रही बात सो कोल्ड पत्नी होने के फर्ज की, तो भूल जाओ उस बारे में, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज तुम्हारे साथ शिद्दत से निभाऊंगी और वो है नफरत। उफ, उसकी इस अदा पर आरव मुस्कुरा उठा। बहुत मजा आएगा मणि, जब नफरत से नफरत टकराएगी तो देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। कहकर आरव ने झुककर उसके गले को चूम उसे छोड़ दिया, तो मृणाली बिना एक पल गवाए उसकी गोद से उठ अपनी सीट पर आ बैठी। आरव उसे देख मुस्कुराया और तुरंत गाड़ी चालू कर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसकी थार एक बड़े से बंगले के आगे आकर रुकी, जो दिखने में किसी हवेली से कम नहीं था। गाड़ी रोक वो जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, तभी मृणाली ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको। उसकी इस हरकत पर आरव ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसे, तो मृणाली तुरंत उसका हाथ छोड़ बोली, वो तुम्हारे चेहरे पर मेरी लिपस्टिक लगी है। उसकी बात सुन आरव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान छा गई और वो अब मृणाली के करीब झुककर उसकी साड़ी के पल्लू को उसके हाथ में थमाकर बोला, तो फिर देर किस बात की, साफ करो इसे। क्या मैं क्यों करूं, तुम खुद भी ये काम कर सकते हो। मृणाली उसे छिड़कते हुए बोली, पर मैं ये नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे होंठों पर लगी अपने होंठों की लिपस्टिक साफ करो। आरव गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी आवाज भारी और धीमी थी। मृणाली जानती थी कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो तुरंत अपने साड़ी का पल्लू पकड़ उसके होंठों के किनारे लगी लिपस्टिक साफ करने लगी। इस दौरान आरव बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहा था, जिससे बेशक वो असहज महसूस कर रही थी, इसलिए उसने जितना हो सके उतनी जल्दी उसके चेहरे को साफ कर दिया और उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए बोली, हो गया। पर आरव दूर न हुआ, उल्टा उसने झुककर तेजी से उसके होंठों के किनारे को चूम लिया और फिर एक पल गवाए बिना गाड़ी से बाहर निकल आया। उसकी ये हरकत मृणाली देखती ही रह गई और फिर अपना सर झटककर गाड़ी से बाहर निकल आई। मुस्कान ने अपने सामने मौजूद उस बड़े से बंगले को देखा और फिर गहरी सांस लेकर आरव के पीछे पीछे अंदर जाने लगी। चूंकि ये एक विधायक का घर था, इसलिए बेशक जगह जगह आदमियों की लाइन लगी थी, जिनमें से कुछ कर्मचारी थे तो कुछ सुरक्षा के लिए तैनात। अभी तो वो घर के अंदर तक नहीं पहुंची थी और अभी से उसे ये घुटन होने लगी थी, पर उसे तो ना जाने कितना समय काटना होगा अब यहाँ। क्या रह पाएगी वो इस जेल में। यही सब सोचते हुए उसकी आंखों में नमी छा गई, क्योंकि वो अपने लिए एक छोटा सा घर परिवार चाहती थी जिसमें शांति और सुकून हो, पर यहाँ तो हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में बंदूकें थी, जिनके रहते उसे ना यहाँ पर शांति मिलेगी और ना ही सुकून। इधर कुछ ही पलों में आरव और मृणाली घर के दरवाजे पर खड़े थे। आरव चौखट को पार कर अंदर चला गया और उसके पीछे जैसे ही मृणाली ने चौखट पार करने के लिए कदम उठाए, तभी किसी आदमी की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी, इतनी भी जल्दी क्या है बहू रानी, पहले गृह प्रवेश की रस्म तो पूरी करती जाओ। इस आवाज को सुन मृणाली के कदम ज्यों के त्यों रुक गए और उसने अपने सामने खड़े एक उम्रदराज आदमी को देखा, जिसने छका सफेद कुर्ता और धोती पहनी थी, ताव देती मूंछों का साथ दाढ़ी और डरा देने वाला व्यक्तित्व। भला मृणाली इस शक्ल को कैसे ना पहचानती। ये आरव के पिता रंजीत रहेजा थे। वो आरव के पास आए और उसे देखकर बोले, क्यों आरव, बिना रस्म के बहू का प्रवेश करा रहे हो। आरव उनकी बात सुन मुस्कुराया और फिर मृणाली को देख बोला, नहीं, हमारा रिश्ता किसी भी रस्म के बिना तो बिल्कुल शुरू नहीं होगा। कहकर अक्षत ने झटके से वहां रखा कांच का वास उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे सारा कांच मुस्कान के सामने आ गिरा। वो आरव की इस हरकत पर हैरान थी, तभी आरव ने उसके पास आकर कहा, वो क्या है ना, तुम्हारे लिए मैंने इस गृह प्रवेश की रस्म को थोड़ा और दिलचस्प बना दिया है। अब इस कांच पर चलकर तुम घर के भीतर आओ और अपने लाल कदमों की छाप रहेजा हवेली में छोड़ो। आरव की इस बात पर मुस्कान की आंखें फैल गईं। कांच टूटने आवाज सुन हवेली के बाकी सदस्य भी बाहर आए, जिनमें से आरव की मां मीरा भी थी और अपने सामने खड़ी मृणाली को हैरानी के साथ देखने लगी। उन्हें कुछ ही देर में सारा मांझारा समझ आ गया, तो वो आरव के पास जाकर बोली, ये क्या कर रहा है लल्ला, हम तुझे ये सब नहीं करने देंगे। उनकी बात पर रंजीत बोले, मीरा अभी के अभी पीछे हट जाओ। लेकिन जी, हमने कहा अभी के अभी पीछे हट जाओ। अचानक से रंजीत की तेज आवाज सुन मीरा कांप उठी और लाचारी से पीछे हट गई। अब आरव गुस्से में मृणाली की तरफ देख बोला, यूं मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो वकील साहिबा, अपने कदमों को तकलीफ दो और बढ़ो आगे। मृणाली की आंखों में पानी उतर आया। वो अचंभे से उसे देखने लगी, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर हो कि ये वही आरव है जिसे कभी उसने। खैर, उसने अपने आंसू पोंछे और अब बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ाए और पहला कदम कांच में पड़ते ही उसकी दर्द भरी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। ये देख मीरा की आंखें नम हो गईं, तो वही खड़ी आरव की बहन मिशा के होंठों पर मुस्कान थी और उसका बड़ा भाई आकाश भी सख्ती से मृणाली की ओर देख रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी और पत्नी फिलहाल मायके में थी। इधर मृणाली दर्द से सिसकते हुए उस कांच पर चलकर आगे बढ़ रही थी कि तभी अब दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर हो चला और वो जैसे ही पैर मुड़ने की वजह से गिरने को हुई, उसी वक्त आरव का हाथ अपने आप उसे थामने के लिए आगे बढ़ गया, मगर इससे पहले वो उसे थाम पाता कि तभी पीछे से रंजीत ने उसकी कलाई पकड़ ली।
आरव ने उनकी तरफ देखा तो वो सख्ती से अपनी गर्दन नामे हिलाने लगे, जिससे आरव को अंदाजा हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। वही मृणाली नीचे गिर चुकी थी, जिस वजह से आसपास बिखरा कांच उसके शरीर में कुछ जगह जा चुभा। हालांकि ज्यादा नहीं चुभ पाया था, पर जितना भी था उतना काफी था उसके दर्द को बहाने के लिए। उसकी आंखें अब मिचने लगी थी और कुछ ही पलों में वो बेहोश हो गई। शाम को ना जाने किस वक्त मृणाली की आंखें खुली। उसने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया तो देखा कि इस समय वो किसी कमरे में है, और आंख खुलते ही उसे समझ आ गया कि ये किसका कमरा है, क्योंकि नजरों के ठीक सामने दीवार पर आरव की तस्वीर लगी थी, जिसे देख उसे पल भर में कुछ वक्त पहले हुआ वाकया याद आ गया और वो दर्द और नफरत से भर उठी। तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसने देखा मीरा अंदर आ रही हैं। वो धीरे से उसके पास आकर बैठी और उसके पैर पर लगी पट्टी को देख बोली, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? उनके सवाल पर मृणाली के होंठों पर फीकी मुस्कान तैर गई। ये सवाल आप पूछ रही हैं? जानती हूँ कैसा लग रहा होगा तुम्हें इस वक्त, पर अब इस घर की बहू होने के नाते तुम भी एक बात आज अच्छे से जान लो। आज मैं इस घर की एक कठपुतली मात्र हूँ। मेरे किसी भी फैसले से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझसे कभी ये झूठी उम्मीद मत लगाना कि मैं तुम्हें किसी भी हालातों में बचाव कर पाऊंगी। तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना होगा। उनकी कहे एक एक शब्द मृणाली के जहन में बसते जा रहे थे। उसने उठने की कोशिश की तो मीरा ने सहारा देकर उसे आराम से बिठा दिया, जिसे देख मृणाली ने कहा, एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर काश अपने बेटे को भी आपने अच्छी परवरिश दी होती। तुम साफ साफ ये भी कह दोगी कि मैं एक अच्छी माँ कहलाने के लायक नहीं, तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा आकाश सच में मुझे अच्छी माँ कहलाने के काबिल नहीं छोड़ता। बड़ा बेटा? मृणाली चौंक उठी। शायद आप भूल रही हैं कि आपका एक छोटा बेटा भी है, जिसने मुझसे जबरदस्ती बंदूक की नोक पर शादी की है, जिसके चर्चे पूरे में पटना में होते हैं और जो कई ज्यादा हदार है आपकी बुरी माँ कहलाने का। मृणाली की नाराजगी मीरा पूरे तरह से भांप सकती थी, इसलिए उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, जरूरी नहीं, जो चीज हमें दूर से बुरी दिख रही हो वो करीब जाने पर भी खराब लगे, और आरव भी यही पहेली है जिसके जितना करीब जाओगी उतना ही उसे सुलझा पाओगी। मुस्कान, आपको सच में लगता है आपकी बातें सुन मैं वो सब भूल जाऊंगी जो उसने मेरे साथ किया है? मीरा, नहीं, जो उसने किया है वो भुलाने के काबिल नहीं, पर इससे आगे वो कुछ भी कहती कि तभी कमरे में किसी की दस्तक हुई। उन्होंने नजर घुमाकर देखा तो सामने आरव खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, जिसे देख मीरा उठ खड़ी हुई और फिर मृणाली से स्नेह के साथ बोली, अपना ख्याल रखना, कहकर वो चली गईं। यहाँ उनके जाने के बाद आरव ने कमरे का दरवाजा लगाया और फिर मृणाली के पास जाकर खड़ा हो गया। तो नई नवेली दुल्हन को ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही अपने ससुराल में? आरव उसे तंज कस रहा था, जिसे सुन सुन मृणाली गुस्से से भर उठी, पर ना जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू की बूंदें लुढ़क आईं। उसने तुरंत उन आंसुओं को पोंछा और आरव की ओर देख कहा, तुमने मुझसे कहा था ना कि मेरी और तुम्हारी नफरत में किसकी जीत होगी? तो सुनो, तुम्हारी जीत होगी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी तरह ऐसे नीच काम करके तुम्हें दर्द नहीं दे पाऊंगी। ये सुन आरव मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। तू मुझे कभी ऐसे दर्द दे भी नहीं पाएगी मणि, क्योंकि तू इससे बड़े दर्द देना जानती है, और वो पता है क्या है? कहकर आरव ने अपना चेहरा उसके करीब किया, दिल के दर्द। और ये दर्द इंसान को सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी तोड़ देते हैं, और तुझ में ये हुनर बखूबी है। मृणाली उसकी बात पर दंग रह गई। वो आरव से चीख चीख कर पूछना चाहती थी कि वो क्यों हर बार ये जताता है कि गलत उसने नहीं बल्कि खुद मृणाली ने किया है। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी आरव के शब्द सुन वो ठहर सी गई। साड़ी उतारो। क्या एक बार में सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैंने कहा साड़ी उतारो। आरव बिना किसी भाव के बोला, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुमने मेरी हालत देखी है, क्या तुम ऐसे में भी मेरे साथ वो सब? मृणाली इससे आगे कुछ कहती कि तभी आरव चिल्ला उठा, बकवास बंद, बहुत बोल लिया तुमने आज। अब चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूं, ताकि तुम्हारी पीठ पर मैं ये ऑइंटमेंट लगा सकूं। आरव की बात सुन अब जाकर मृणाली की आंखें उसके हाथ में पके ट्यूब पर गई। कोई जरूरत नहीं है मेरी फिक्र के झूठे दिखावे करने की, उसने मुंह फेरते हुए कहा। तो आरव अब उसके एकदम करीब जा बैठा और अपने एक हाथ से उसका चेहरे कसके पकड़ अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, कौन कहता है मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ? मृणाली नम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए, एक तरफ दर्द देते हो तो दूसरी तरफ मरहम लगाना चाहते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने, एक तरफ दर्द दूंगा और दूसरी तरफ उस दर्द की दवा बनूंगा, ताकि फिर से तुम्हें अगले दर्द के लिए तैयार कर सकूं। मैं तुम्हें एक बार में ही नहीं तोड़ूंगा बल्कि रह रहकर धीरे धीरे तोड़ूंगा, क्योंकि एक बार में ही तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। और एक बार फिर आरव की जहर से घुली बातें सुन मृणाली की रही बची उम्मीद भी तबाह हो गई। उसके गालों पर आंसू की बूंद लौट गई, जिसे देखकर भी अनदेखा कर दिया आरव ने, और उसी तरह उसे घूरते हुए बोला, अब उतारती हो ये साड़ी या मैं उतारूं?
मृणाली ने अपनी नज़रें झुका ली तो आरव ने उसे साड़ी निकालने के लिए जगत दी और मृणाली भी अब बिना किसी सवाल जवाब के साड़ी की पिन खोलने लगी, पर उससे वो खुल नहीं पा रही थी। आरव काफ़ी देर तक ये तमाशा देखता रहा, तभी उसे ताव चढ़ गया और वो गुस्से में मृणाली के करीब आया और उसने झटके से उसकी पिन खोल दी, जिस वजह से वो जल्दबाजी में मृणाली के कंधे पर जा चुभी। मृणाली की सिसकी छूट गई। सस ये सुन आरव के भाव बदल गए और अचानक से सख्त चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींच गईं। उसने तुरंत उसके कंधे को देखा जहां से हल्का हल्का खून रिसने लगा। ये ऐसी चीजें क्यों पहनती हो जो चोट लगे? देखा, लग गई ना? वो उस पर चिल्ला रहा था, मगर साफ साफ देखा जा सकता था इस बार उसके गुस्से में फिक्र थी। मृणाली अब बिना हिले डुले उसके हर बर्ताव को देखने लगी, मानो वो उसे पने की कोशिश कर रही हो। इधर आरव ने साड़ी का पल्लू नीचे गिराकर उसके ब्लाउज को कंधे से नीचे सरकाया और जहां चोट लगी थी वहां उसने वो ऑइंटमेंट लगा दिया। फिर उसने मृणाली से लेटने को कहा तो वो भी इस दफा बिना सवाल जवाब के पेट के लेट गई। यहाँ आरव की ठंडी ठंडी उंगलियों का स्पर्श जैसे ही उसे अपनी पीठ पर महसूस हुआ, वो सिहर उठी और उसने कसकर शीट को मुट्ठी में भर आंखें मींच ली। ये देख आरव के होंठों पर अनायास ही मुस्कान फैल गई, जिसका अंदाजा शायद खुद उसे नहीं था। पीठ पर ब्लाउज बंधे होने के कारण वो उसे ठीक से दवाई नहीं लगा पा रहा था, इसलिए अब उसके ब्लाउज की डोरी खोलने लगा, जिसे महसूस कर मृणाली तुरंत उठने को हुई। ये क्या कर रहे हो? आरव ने उसे उठने नहीं दिया और उसे यूं ही बिस्तर पर लिटाए हुए कहा, तुम्हारे इस खूबसूरत बदन की पूजा कर रहा हूँ। उसका अटपटा जवाब सुन मृणाली का मुंह बन गया। तभी आरव ने कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? अब चुपचाप लेटी रहना, अगर ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश की तो भूलो मत मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मृणाली अपनी आंखें भींचकर रह गई तो वही आरव के हाथ अपना काम कर रहे थे। उसने मृणाली के ब्लाउज की डोरी खोलने के बाद उसका हुक खोल दिया और दोनों हिस्से को बीच में से अलग कर दिया, जिससे अब उसकी काली रंग की ब्रा की स्ट्रेप दिखने लगी, जिसे देख उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान उतर आए और वो उस ब्रा स्ट्रेप को भी खोलते हुए बोला, वैसे मैंने सुना है शादी के तुरंत बाद लड़कियों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहकर उसने उस ब्रा के दोनों हिस्सों को भी बीच में से किनारे सरका दिया। वही उसकी बात पर मृणाली की आंखें फटी रह गईं। वो इस वक्त शर्म से ही मरी जा रही थी। अब उससे और बर्दाश्त ना हुआ तो तुरंत उठने लगी, मगर तभी अचानक से आरव उसके ऊपर आ गया, जिस वजह से वो हिल तक ना पाए। हालांकि उसने अपने शरीर का वजन बिस्तर पर रखे हाथों पर टिका दिया था ताकि उसके शरीर का भार मृणाली पर ना पड़े, पर वो झुक पूरी तरह से उस पर गया था। वही मृणाली अब चाहकर भी ना हिल पाए। उसे अपनी गर्दन पर पीछे से आरव की सांसें महसूस होने लगी तो वही आरव उसके कान के करीब आकर बोला, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती ना? मैंने कहा ना हिलना नहीं है तो नहीं है। क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं इस हालत में भी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं? कहकर वो उस पर से हटा और अब धीरे धीरे उसकी कोरी पीठ पर दवाई लगाने लगा। पीठ पर लगाने के बाद उसने उसे मोड़ कर लिटा दिया और अब वो उसके पेट पर वहां मरहम लगाने लगा जहां कांच चुभा था। वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी एक एक छुआन से यहाँ मुस्कान पागल हुई जा रही थी। उसने इस दौरान एक दफा भी अपनी आंख ना खोली और यूं ही लेटी रही। दवाई लगाने के बाद आरव की नज़रें उस पर पड़ी तो अब वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने हाथ हौले हौले उसके पेट से सरकाते हुए ऊपर ले जाने लगा, और जैसे ही उसके हाथों की छुअन मृणाली को अपने सीने पर महसूस हुई तो वो तुरंत झटके में कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने को हुई, पर इतने में ही आरव ने उसके लबों को अपना तपते होंठों से ढक दिया। आरव की ये किस बेहद इंटेंस थी और बस डूबता जा रहा था मुस्कान में। कुछ समय बाद जब उसे संतुष्टि महसूस हुई तो उसने धीरे धीरे उसके लबों को आज़ाद किया। वहीं मुस्कान अब भी आंख फाड़े लेटी थी, पर उससे अलग होकर जब उसने मुस्कान की आंखों में देखा तो वो उसने अपनी नज़रें घुमा लीं। ये देख आरव कुछ पलों तक बिना किसी भाव के निहारता रहा और फिर उसके ऊपर से हट गया। इस समय मृणाली भी शर्म से भरी जा रही थी, क्योंकि उसके सीने पर साड़ी का आंचल नहीं था, एक ब्लाउज जो कि पीछे से खुला था, और इन सब से वो असहज हो उठी तो उसने तुरंत खुद को ढकने के लिए चादर उठानी चाहिए, मगर उससे पहले ही आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बदन को गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, तुम किस बात पर शर्मा रही हो? आखिर ऐसा क्या बचा है जो मैंने देखा ना हो? ये कहकर वो अपनी उंगली उसकी गर्दन से होते हुए नीचे तक ले जाने लगा, पर पेट तक आकर उसने अपने हाथ को रोक दिया और कहा, अरे हाँ, सबसे जरूरी हिस्सा मुझसे छिपा रह गया था उस रात। उसकी बातों को सुन मृणाली घृणा से भर उठी, बस बहुत हो गया, क्यों पल पल जलील करते रहते हो? इसीलिए तो तुमसे शादी की है वकील साहिबा। कहते हुए आरव के होंठों पर मुस्कान पसर गई और वो बिस्तर से खड़ा होकर बोला, अब जितनी जल्दी हो सके ये बिस्तर छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि आगे बहुत सी परीक्षाओं से होकर गुजरना है तुम्हें। आरव एक बार फिर उसे जलील करके जा चुका था। इधर मुस्कान हर बीते पल के साथ उससे और ज्यादा नफरत करने को मजबूर हो रही थी। उस रात वो अकेली यूं ही बिस्तर पर पड़ी रही। रात के वक्त घर की एक नौकर उसे खाना देकर चली गई, जिसे उसने छुआ तक नहीं। आरव पूरी रात उसके पास नहीं आया और इसी तरह सूरज सर चढ़ गया। अगले दिन उसे थोड़ी बहुत राहत थी, क्योंकि पिछली शाम आरव की लगाई दवाई ने काफी असर किया था। नहाकर उसने अपने लिए एक साड़ी निकाली जो कि पहले ही अलमारी में मौजूद थी और उसी के लिए रखी गई थी।
हालांकि वो अब भी लंगड़ा कर चल रही थी, पर दर्द उतना ज़्यादा नहीं था। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे आकर खड़ी हो गई और खुद के मुरझाए हुए चेहरे को देखने लगी। उसने आज लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ हरे रंग का ब्लाउज और मैचिंग चूड़ियाँ थी। बाल अब भी गीले और खुले थे, जिनकी बूंद टपक कर उसकी गर्दन पर लौट रही थी। इस समय ना ही उसने मंगलसूत्र पहना था और ना ही मांग में सिंदूर भरा था, और फिलहाल उसका इरादा भी नहीं था कोई श्रृंगार करने का। तभी अचानक से उसे किसी ने पीछे से गले लगा लिया। मनाली ने शीशे के द्वारा देखा तो उसे थामे आरव खड़ा था और उसके होठों पर वही दिल जला देने वाली मुस्कान थी। क्या सोच रही हो मनी? मन नहीं कर रहा मेरे नाम का श्रृंगार करने का? कहकर आरव ने सिंदूर की डिब्बी उठाई और अपने हाथ से उसकी मांग भर दी। इधर उसकी बात सुन मुस्कान बिना किसी भाव के उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी हर निशानी को अपनी जिंदगी से मिटा देना चाहती हूँ। उफ, तुम्हारी ये कातिल अदाएं, इसी पर तो दिल हारा था मैं, पर अफसोस, अब तो तुम मरने के बाद भी मेरे एहसास या मेरी किसी भी निशानी को नहीं मिटा पाओगी। तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो आरव रहेजा। तुम जानते हो मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। सही कहा तुमने, तुम तो मारने वालों में से हो। ये कहते हुए अचानक से आरव की आवाज में नफरत सी झलकने लगी। कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर तुम क्यों हर बार मुझे गुनाहगार होने का एहसास दिलाते हो? मृणाली परेशान हो चुकी थी उसकी बातें सुनकर। जरा जोर लगाओ अपने दिमाग पर, क्या पता तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाए। पर वो इससे आगे कुछ भी कहती कि तभी किसी ने गेट नॉक किया, जिसकी आवाज सुन आरव धीरे से उससे दूर हुआ और उसने दरवाजा खोला तो वहां मीरा खड़ी थी। वो आरव को एक नज़र देख अंदर चली आई और मृणाली के पास जाकर बोली, आज शाम अंजना यानी तुम्हारी जेठानी की गोद भराई है, इसलिए तैयार रहना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जी, चलती हूँ, कहकर वो जैसे ही जाने को हुई, पर तभी अचानक से पलटकर उन्होंने मृणाली के गालों पर नज़र का टिका लगाकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। नज़र ना लगे, नज़र तो लग चुकी है आपके बेटे की। मृणाली के तीखे शब्द सुनकर भी आरव के चेहरे के भाव से मज ना हुए, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा। तो वही मीरा के चेहरे पर सिलवटें पड़ गई थीं और वो मृणाली से कोई बहस करे बिना वहां से चली गईं। उनके जाते ही आरव ने दरवाजा लगाया और अगले ही पल तेज कदमों के साथ वो मृणाली के करीब आकर पलक झपकते ही उसने मृणाली की गर्दन पर हाथ फंसा दिया। मृणाली उसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वही आरव का चेहरा क्रोध में तप रहा था। उसने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत बनाए कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बेहुदा बातें मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पर खबरदार जो मेरी माँ से कभी भी भद्दी जबान में बात की। वही मृणाली को अब सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसके आंसू भी निकलने लगे और वो तड़प उठी। उसका चेहरा गाढ़ा लाल पड़ चुका था तो आरव ने झटके से उसकी गर्दन को छोड़ा, जिससे वो छूटते ही जोर जोर से खांसने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अगर वो कुछ देर और उसकी गर्दन दबाए रहता तो आज मृणाली का जिंदा बचना ही नामुमकिन था। आरव उसे उसके हाल पर छोड़ तुरंत कमरे से जाने लगा। तभी मृणाली की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हारी माँ से मैंने 2 ऊंचे शब्द बोल दिए तो बहुत तकलीफ हुई तुम्हें, पर यहाँ तो हर रोज तुम मेरी बहन की इज्जत दाव पर रखते हो। सोचो मुझे कैसा महसूस होता होगा। आरव तुरंत मुड़कर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या महसूस होता है क्या नहीं, इस बात से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर ध्यान रहे तुम्हारी वजह से मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे परिवार की जिंदगी दाव पर लग जाए। उसके शब्द सुन मृणाली कुछ ना बोल पाई। वही आरव अब बिना एक पल गवाए वहां से चला गया और यहाँ मृणाली एक बार फिर टूट गई। दोपहर के वक्त मृणाली अकेली अपने कमरे में थी, तभी किसी ने गेट नॉक किया तो वो खोलकर देखती है दरवाजे पर एक नौकर खड़ी थी। छोटे साहब ने आपको नीचे बुलाया है। कौन छोटे साहब? वही जिनसे आप ब्याह कर आई हैं। क्यों बुलाया गया है मुझे? ये तो आपको नीचे जाकर ही पता चलेगा। चलिए मेरे साथ ही चलना है आपको। मृणाली मन महसूस कर नीचे आ गई तो नीचे हवेली के आंगन में बीचों बीच सोफे पर रंजीत बैठे थे तो वही दूसरे सोफे पर आरव था। एक किनारे मीरा और कुछ नौकर खड़े थे और इस वक्त सबकी नजरें केवल मृणाली पर थीं। कुछ समय बीतने के बाद आरव उसके पास चलकर आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एक नौकर से बोला, रज जाओ, छोटी मालकिन को घर का सारा काम समझा देना। शायद इन्हें गलतफहमी हो गई है कि ये इस घर में आराम फरमाने के लिए लाई गई हैं, तो आज इन्हें इनकी औकात याद दिला दो। मृणाली आरव की एक बात नहीं समझ पाई। तभी मीरा आरव के पास आकर बोली, उसकी अभी चोट तक ठीक नहीं हुई है कल की, और तू खुद को ठीक करने की मैंने इसे मोहलत दी थी माँ, अब इससे बड़ा दयावान मैं नहीं बन सकता। वो अब भी उसकी आंखों में देख रहा था। किस काम की बात कर रहे हैं आप लोग? मृणाली ने बिना किसी भाव के सीधा सवाल किया तो अक्षत अब उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए बोला, तो सुनो, झाड़ू पोंछा, घर की साफ सफाई और आज शाम भाभी की गोद भराई में आने वाले सभी मेहमानों के लिए खाना। ये सुन मृणाली दंग रह गई और छूटते ही बोल पड़ी, वॉट? तुम जानते हो मुझे ये सब नहीं आता और खाना बनाना तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं? आरव उसकी बात काटते हुए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और ना मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि तुम ये सब कैसे करोगी।
मुझे बस काम से मतलब है, और काम पूरा ज़रूर होना चाहिए। कहकर वो एक बार फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जो काम मुझे करना ही नहीं आता वो भला मैं कैसे करूँगी। बस बहुत हो गई इस लड़की की बकवास। अचानक से रंजीत चीख उठे और फिर आरव की ओर देखते हुए बोले, हम यहाँ ये तमाशा देखने के लिए नहीं बैठे हैं आरव। शायद बहुत नरमी से पेश आ रहे हो तुम इसके साथ, तभी इतनी बगावत करती है। फिक्र मत कीजिए आप, बगावत करने वाली हर उठती आवाज़ को शांत करना बखूबी आता है मुझे। इस समय आरव के चेहरे की नसें तन चुकी थीं। मीरा को कुछ बुरा होने का आभास हुआ तो वो तुरंत बीच में पकड़कर बोली, धैर्य रखिए आप दोनों, बहू आपकी हर बात मानेगी। उनकी बात पर मृणाली सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी क्योंकि उसका कोई इरादा नहीं था झुकने का। तभी मीरा उसका हाथ पकड़कर उसे एक खाली जगह ले आए और तुरंत उसका हाथ अपने सर के ऊपर धरकर बोली, तुम्हें मेरी कसम है बहू, अगर तुमने मुझे कभी भी कुछ भी माना है तो बगावत नहीं करोगी तुम। मृणाली ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। वो हैरान थी